करें हम, तो हमने राइटिंग का भी कंसेप्ट देखा था, ठीक है? तो देखें इस केस में जब हम फाइल में डेटा राइट करते हैं, तो मैंने बताया था आपको ओएफ स्ट्रीम क्लास को यूज़ करना होता है, ठीक है? तो वन बाय वन करके हमने कैरेक्टर को क्या किया था, सिंपल फाइल में राइट किया था। प्लस अगर हम फाइल राइट करते हैं तो मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है फाइल बनी हुई ऑलरेडी हो, ठीक है? तो फाइल बनी हुई नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, उस केस में अगर हम कोई भी यहाँ पे फाइल का नेम लिखते हैं, तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है बट फ़ोल्डर क्रिएट नहीं होता उस केस में, ठीक है? तो कहने का मतलब है ये फ़ोल्डर ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए और हम यहाँ पर जो भी फाइल नेम दे रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट होगी, ठीक है? और अगर क्रिएट नहीं हुई मतलब सिंपल अगर फाइल एक्सिस्ट नहीं करती है, ठीक है? यानी कि अगर हमने फाइल बना रखी है, तो डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा और अगर बनी हुई नहीं है, तो सिंपल जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो देखें इस केस में हमने देखा था कि यूज़र से डेटा का क्या किया था, इनपुट लिया था और उसको हमने राइट करना सीखा था, ठीक है? तो लास्ट प्रोग्राम हमारा यही था जिसको कि हमने देखा था। अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फाइल में राइट कर रहे हैं, ठीक है? और राइट करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमने पूरा का पूरा डेटा लिया है इनपुट में, ठीक है? जो भी हमने स्ट्रिंग में इनपुट लिया है, वो पूरा का पूरा डेटा ही क्या हो जाए, फाइल में राइट हो जाए। सिर्फ़ एक-एक कैरेक्टर जो है वो अभी हम देख रहे थे, ठीक है? हमने बिना लूप के ये काम किया था। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम डेटा को राइट करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास में कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है? तो राइट तो एक-एक कैरेक्टर ही होगा। मतलब इस पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें राइट करना है बाय यूजिंग वन बाय वन कैरेक्टर, तो देखिए क्या तरीका है, काम बार-बार करना है राइटिंग का, तो डेफिनिटली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि हम फाइल में डेटा क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ठीक है? डेटा कौन-सा कि ये एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है? जिसको कि मैं क्या करने वाली हूँ, फाइल में राइट करने वाली हूँ, ठीक है? अब स्ट्रिंग में यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी स्ट्रिंग का जो टर्मिनेशन पॉइंट होता है, वो क्या होता है, नल कैरेक्टर, ठीक है? और फाइल कौन-सी जिसमें मुझे राइट करना है, उसको मैंने ओएफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्री डिफाइंड क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? और सिंपल इस फाइल में क्या किया, मुझे डेटा को राइट करना है, तो मैंने यहाँ पे पाथ बता दिया, तो अब डेफिनिटली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, ठीक है? प्लस ये पर्टिकुलर जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। कौन-सी लोकेशन पे? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है? और क्रिएट होने के साथ ही सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के साथ में इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा, बाइंड कर देगा रैम, ठीक है? तो आउटपुट मोड के लिए फाइल हमारे पास में ओपन हो चुकी है। अब वन बाय वन कैरेक्टर करके क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो देखें स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट होता है नल, तो मैंने देखें यहाँ पे जो लूप चलाया है उसमें चेक किया है कि आई की वैल्यू 0 से लेके नल कैरेक्टर तक लूप चलना चाहिए, जब तक कि नल कैरेक्टर ना मिल जाए। कौन से नल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर जो हमारे पास में स्ट्रिंग है, उसको हमें राइट करवाना है। अगर फाइल होती तो फाइल का एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर चेक करते, ठीक है? यहाँ क्योंकि स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट होता है नल, जिसको कि आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो और मैंने बताया था आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि 0 का स्काई क्या होता है? नल, ठीक है? मतलब 0 किसका स्काई एग्ज़ैक्टली नल का, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है? अब देखें क्या किया है, एक-एक कैरेक्टर को हम सिंपल चार वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपल इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे पुट जो हमारे पास में फंक्शन है उसमें पास कर दीजिए और डायरेक्टली क्या करें, राइट करते जाएँ। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है? तो उसको कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन करवाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि है तो ये अपने आप में कैरेक्टर ही। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा। ये भी पॉसिबल है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है? तो अभी इस केस में मैंने यहाँ पे सिंपल कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन किया है और एक-एक कैरेक्टर करके मैं उसको राइट कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन काम बार-बार करना है। इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको राइट करना है, तो डेफिनिटली लूप चलेगा ही चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट तो क्या होता है? नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है,
ठीक है, तो मैंने 1 बाय 1 कैरेक्टर करके राइट कर दिया। अब कहाँ जाके राइट होगा ये मैंने बता दिया, f54.txt नाम की फाइल में। ठीक है, फाइल का काम ओवर हो गया है, राइट हो चुका है, तो डेफिनेटली क्लोज करते ही हम लोग, ऐसा हैबिट में हमें रखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फाइल मैंने क्लोज कर दी। और अगर इसके बाद फाइल के डेटा की बात करें, तो फाइल में जो डेटा है वो क्या होगा, आईस्ट्रीम इस तरीके से हमें लिखा हुआ विजिबल हो जाएगा। यानी कि जो हमारी फाइल का मतलब इस स्ट्रिंग का डेटा, ये स्ट्रिंग में जो था आईस्ट्रीम लिखा हुआ, ठीक है, वो हमें इस पर्टिकुलर फाइल में, कौन सी फाइल में, F54 में राइट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैंने आपको राइटिंग और रीडिंग का तरीके तो बता दिए, ठीक है, बट मैंने फोल्डर क्रिएशन के केस में आपको स्पेसिफिक शायद ये पॉइंट नहीं समझाया कि फोल्डर आपको कहाँ पर क्रिएट करना है और कैसे क्रिएट करना है। तो एक बार मैं आज की क्लास में आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, F54 का डेटा भी हम देख लेते हैं और फाइल कैसे हमें फाइल जो एग्जैक्टली कहाँ क्रिएट हुई है वो भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इस तरह से इनपुट और आउटपुट का काम कर रहे हैं, यानी कि फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम फोल्डर नहीं बना रहे हैं या जो मैंने पाथ दिया है, ठीक है, वो अगर आप फॉलो ना करें, आप यहाँ पे तो कोई भी बात लिख सकते हैं, बट अगर आप टर्बो C3 फोल्डर पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इधर ही इसी लोकेशन पे एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं एग्जैक्टली अभी आपको ये समझाने वाली हूँ कि कहाँ कैसे कौन सा फोल्डर क्रिएट होगा और कहाँ पर आपको फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। जिनके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये है, आपको स्क्रीन पर विजिबल भी है। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली जो काम कर रही हूँ, वो मैं काम कर रही हूँ, मतलब मैंने फाइल्स जो भी क्रिएट की हैं वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। प्लस हमने जब प्रोग्राम समझा था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये भी कहा था कि मैं प्रोग्राम का कंपाइलेशन भी आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली कब कौन सी फाइल क्रिएट होती है। तो वो भी सेक्शन हमारा अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, अनकम्प्लीटेड ही था, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बट पहले मैं समझा रही हूँ कि हमें फाइल हैंडलिंग के लिए कहाँ पर फाइल फोल्डर क्रिएट करना है और एग्जैक्टली क्या काम करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे टर्बो C++ नाम से फोल्डर एक जो है एग्जिस्ट कर रहा है। कब बनता है, जब हम टर्बो C++ को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, एक बार देख लेते हैं। जस्ट एक रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमने पहले समझा था। टर्बो C++ का फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफी सारे आपको फाइल्स भी दिख रहे होंगे, फोल्डर्स भी दिख रहे होंगे। इसमें हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्क नाम का ही फोल्डर है। ठीक है, प्लीज जो मैं समझा रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस केस में यहाँ पर डिस्क नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसको आपको सिंपल ओपन करना है। ठीक है, अब देखें टर्बो C++ फोल्डर में डिस्क नाम का फोल्डर आपको ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ मिलता है। आप जो C++ के प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, वो आपको यहीं पर इस केस में डिस्क के अंदर वापस से टर्बो C3 नाम का जो फोल्डर है उसमें सारे फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो मैं जो एग्जैक्टली लोकेशन लिखती हूँ कि C ड्राइव में टर्बो C3 में, वो एग्जैक्टली ये लोकेशन होती है। ठीक है, हमें C ड्राइव में टर्बो C++ में डिस्क ये इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है पाथ में। ठीक है, हमें डायरेक्टली लिखना होता है C ड्राइव में टर्बो C3 में, और मैं एग्जैक्टली इस टर्बो C3 में भी फाइल नाम का एक फोल्डर बनाकर और उसमें काम करती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ आप भी ट्राई करेगा कि एक फोल्डर बनाकर और उसमें फाइल जितनी भी हैं जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप क्रिएट कर दें। तो देखिए यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हमने पढ़े थे वो यहाँ पे सारे ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लस आपके पास में जो फाइल्स क्रिएट होती हैं, देखिए अभी F54 नाम की फाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट कहीं हुई होगी। ठीक है, अब कब, जब प्रोग्राम हम कंपाइल करते, अभी आई थिंक मैंने प्रोग्राम F54 नाम की जो फाइल है, देख लेते हैं, कहीं ना कहीं होगी। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लोकेशन की, ठीक है, देखिए काफी सारी फाइल्स है, F54 भी यहीं कहीं होगी, बट अभी मेन समझना जो है वो ये कंसेप्ट रहेगा समझने का कि जितनी भी फाइल क्रिएट करनी है हमें वो यहीं इस लोकेशन पे करनी है।
से आपको ध्यान होगा F41 एक फाइल थी, ठीक है? वो देखें यहाँ पर ही मैंने क्रिएट की थी, उसमें अजमेर इंडिया इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ था, ठीक है? तो जितनी भी फाइल्स मैंने क्रिएट की थी वो सारी की सारी इसी फ़ोल्डर में है, प्लस मैं जो फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स की बात करूँ वो भी इधर ही है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है? अब ये तो बात हो गई फाइल हैंडलिंग के साथ कैसे काम करना है, ठीक है? तो वो तो मैंने कांसेप्ट आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको वो काम करना होगा, ठीक है? प्लस मैंने ये भी समझाया था कि स्टार्टिंग में जब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो सिंपल हमारे पास में जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक तो एक्से फाइल को क्या करते हैं हम रन जो हमारा आउटपुट है, ठीक है? वो कौन सी फाइल का आउटपुट होता है, एक्से फाइल का, ठीक है? ऐसा मैंने आपको समझाया था। बट प्रोग्राम के कंपाइलेशन के टाइम जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है? कंपाइलेशन से पहले हमने प्रोग्राम की लिंकिंग भी देखी थी, हमने ये कंटेंट जरूर डिस्कस किए थे, बट उस केस में कौन-कौन सी फाइल्स बनती थी, ये मैंने अभी तक कभी आपको नहीं बताया, ठीक है? एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो देखें जब भी हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 अलग-अलग फाइल्स बनती हैं, ठीक है? सी प्लस प्लस के केस में। तो एक तो हम जो कोडिंग वाली फाइल जिसको यूज कर रहे हैं, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी प्लस प्लस। तो ये तो ये हमारे पास में वो फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन क्या हो गया, डॉट सी प्लस प्लस, ठीक है? जैसे कि अभी हम 254 नाम के प्रोग्राम वाली फाइल पर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी प्लस प्लस। देखें यहाँ पे आपको इसके स्क्रीन टिप में विजिबल भी होगा, ठीक है? एक तो ये फाइल बनती है। दूसरी फाइल कौन सी बनती है, जब हम प्रोग्राम को लिंक करते हैं, ठीक है? और सिंपल हमारा प्रोग्राम जो होता है कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो देखिए एक हमारे पास में कंपाइल जब हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है? तो कंप्यूटर के समझने के लिए एक ओबीजे फाइल भी बनती है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इसी प्रोग्राम की एक ओबीजे फाइल भी क्रिएटेड है, ठीक है? प्लस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फाइल है, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट फाइल, इस ऑब्जेक्ट फाइल का यूज जो एक बाइनरी फॉर्मेट में होती है फाइल, इसका यूज कौन करता है, हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हम तो बाइनरी समझते नहीं है, हम सिर्फ 10 समझते हैं। इसके अलावा 10 का इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ठीक है? तो इस फाइल में पूरा का पूरा बाइनरी डेटा होता है, जिसको कौन समझता है, कंप्यूटर। तो कंपाइलेशन के बाद ये फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है? लेकिन जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास में सिंपल एक्से फाइल जो होती है वो जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास में कंटेंट होता है वो होता है एक्से फाइल का, जिसको कि हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक एक्से फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है? तो एक्से फाइल जब क्रिएट हो गई तो डेफिनेटली प्रोग्राम का आउटपुट हमें विजिबल हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा इन 3 फाइल्स के अलावा मतलब डॉट सी प्लस प्लस की फाइल के अलावा, ठीक है? ओबीजे फाइल के अलावा एक एक्से फाइल भी बनती है, डॉट एक्से जिसका एक्सटेंशन होता है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है? अब इसमें हमारा रोल तो सिर्फ इतना होता है कि हमें डॉट सीपीपी वाली फाइल क्रिएट करनी होती है सी प्लस प्लस की, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्ट फाइल, एक्से फाइल ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता है। प्लस यहाँ पे एक बैकअप फाइल भी बनती है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट PAK, ठीक है? देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स की बैकअप फाइल्स भी क्रिएटेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे 253 ये जो फाइल थी, ठीक है? ये पर्टिकुलर डॉट सीपीपी फाइल है, इसकी बैकअप फाइल भी एग्जिस्ट कर रही है, इसकी एक्से फाइल भी है और साथ में इसकी ऑब्जेक्ट फाइल भी है। मतलब प्रोग्राम एक ही है और इसकी टोटल 3 फाइल्स यहाँ पे एक्सक्लूडिंग सीपीपी, सीपीपी को तो इंक्लूड करके 4 फाइल्स हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से 4 फाइल से देखें इसी एक प्रोग्राम की यहाँ पर आपको 4 फाइल ये इस तरीके से क्रिएटेड मिलती है, ठीक है? ऑब्जेक्ट फाइल तो आप सी में भी ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन समझ चुके हैं और आपके पास में जो सी की फाइल होती है उसका मतलब भी आपको पता है, डॉट सीपीपी की फाइल मतलब सी प्लस प्लस का पूरा कोड, ठीक है? बैकअप फाइल की यहाँ पे क्या जरूरत होती है, अभी बैकअप फाइल भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है, हम तो कभी बनाते नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके पास में सी प्लस प्लस की फाइल का कोड कहीं मिसिंग हो जाए, कहीं रिमूव हो जाए तो आप इस बैकअप फाइल को डॉट सीपीपी से सेव करके वापस से आपका जो कोड है वो उसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है?
ये एग्जैक्टली एक बैकअप के तरह से ही फाइल क्रिएटेड होती है, जिसको हम बाद में कभी भी रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और exe फाइल तो आपको पता है कि अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूशन मेरे सिस्टम में सपोर्टेड नहीं है, बट कॉलेज में अगर आप ऐसा ट्राई करते तो ये अलाउड होता। ठीक है, तो ये बात हो गई कि फाइल्स जो क्रिएटेड होती हैं वो कहाँ क्रिएट करनी है। ठीक है, जो हम फाइल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं उसके लिए फाइल आपको कहाँ क्रिएट करनी है, प्लस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद और कंपाइलेशन के टाइम कौन कौन सी फाइल क्रिएट होती है, ये भी आज हमने देख लिया। ठीक है, बट कंपाइलेशन जो प्रोसेस है उसका मैं आपको एक डायग्राम जो है वो बहुत प्रॉपरली समझाऊंगी, जो आपने फर्स्ट ईयर में देखा था। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर तो नहीं है एग्जैक्टली, बट जो मेन चीज है वो मैं आपको बाद में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें F54 अगर हम फाइल को देखेंगे तो वो हमें उसमें पर्टिकुलर फाइल में आइसक्रीम जो वर्ड्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमें क्या करना है, एक सेंटेंस का इनपुट ले हम यूजर से। ठीक है, और सेंटेंस जो है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्या हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस का इनपुट हम ले रहे हैं यूजर से और क्या करने वाले हैं, उस सेंटेंस को हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं। ठीक है, अब अभी जो हमने काम किया उसमें भी हम यही कर रहे थे, स्ट्रिंग का इनपुट लेकर, स्ट्रिंग जो है सिंपल वो हमने इनपुट नहीं लिया था, बट किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के और उसको राइट करना सीख रहे थे। यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग का और फिर राइट करना सीख रहे हैं, बट तरीका थोड़ा सा अलग है। देखें, इस केस में सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, राइटिंग का काम करना है फाइल में तो डेफिनेटली OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो OF स्ट्रीम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो n नाम से क्रिएट कर दिया और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस फाइल के साथ में बाउंड कर दिया। मतलब फाइल अगर नहीं बनी हुई है तो डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट स्ट्रीम जो हमारे पास में क्लास है, ठीक है, यानी कि OF स्ट्रीम जो हमारे पास में फाइल हैंडलिंग की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, तो डेफिनेटली फाइल तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और अगर क्रिएटेड है तो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही और कंस्ट्रक्टर में ये पाथ जो है वो पूरा का पूरा असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेंटेंस का इनपुट क्या कर रही हूँ, यूजर से ले रही हूँ। ठीक है, सेंटेंस का इनपुट ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखें, इस केस में मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल जरूर क्रिएट किया है, लेकिन यूज कैसे किया वो एक बार देख लेते हैं, या यूज किया भी है क्या ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया है, सिंपल व्हाइल लूप चलाया है। आप सेंटेंस का इनपुट ले रहे हैं, लेकिन इनपुट करने के लिए हम यहाँ पर कोई गेट लाइन फंक्शन भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना कोई सी इन मैंने जैसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर सी में भी एंड C++ में एक फंक्शन होता है गेट केयर। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सी में आपने बहुत अच्छे से समझा था, मैं इसको एक बार वापस बता रही हूँ फाइल हैंडलिंग के साथ में। ठीक है, तो देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के केस में ये फंक्शन करेगा क्या, स्ट्रिंग का इनपुट लेने का, एक एक कैरेक्टर का इनपुट लेगा। हमारे पास में कंसोल से हम जो जो अब इनपुट तो हम कंसोल से ही ले रहे हैं। ठीक है, जो हम कंसोल पे यानी कि हमारी जो ब्लैक एग्जीक्यूटेबल स्क्रीन आती है, हमने देखा है स्क्रीन जो हमें विजिबल होती है, वहां पर प्रोग्राम का आउटपुट भी हमें मिलता है। हम वहां पर इनपुट लेकर उस इनपुट को फाइल में क्या करवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, और इनपुट इस बार पूरा सेंटेंस ले रहे हैं। ठीक है, और वो सेंटेंस का इनपुट किससे ले रहे हैं, गेट केयर नाम के फंक्शन से। तो देखें अगर इसको समझें, देखिए गेट केयर फंक्शन क्या करेगा, कैरेक्टर का इनपुट लिया और सिंपल उसको सी जो हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है उसमें असाइन कर देगा। लेट्स से मैंने इनपुट लिया सबसे पहले ए कैरेक्टर, मुझे अजमेर राजस्थान ये मैंने लिखा। ठीक है, तो मैं तो पूरा स्ट्रिंग टाइप करूंगी अजमेर राजस्थान, बट वो क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट लेता जाएगा और सिंपल एक एक कैरेक्टर को पुट करता जाएगा। ठीक है, अब कब तक इनपुट लेता जाएगा और कब ये पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो प्रोग्राम मतलब ये पर्टिकुलर जो लूप है वो ब्रेक कब होगा। तो देखें यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर गेट केयर के थ्रू यहाँ पर जो मैं इनपुट ले रही हूँ, मैं तो हमेशा एक एक कैरेक्टर ही लिखती जाऊंगी और एक एक कैरेक्टर ही क्या होता जाएगा,
सिंपल सी में स्टोर होता जाएगा और राइट होता जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंसोल पर मैं कब तक इनपुट लूं? भाई कोई तो लिमिटेशन मुझे सेट करनी होगी, कभी तो हम इस लूप से बाहर आने का ट्राई करेंगे। तो देखें इस केस में यहाँ पर मैंने क्या कंसेप्ट लिखा है कि जब हमारे पास में इस सी पर्टिकुलर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 हो जाए, 48 किसका स्काई होता है? 0 का, यानी कि मैं जब यहाँ पे 0 टाइप कर दूं तब तक का ही मेरे पास में जो डेटा है वो फाइल में राइट हो जाए। तो देखें गेट कैर के थ्रू आप इस तरीके से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। गेट कैर, गेट ch, ये सिंपल जो हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं, वो भी क्या करते हैं, हमसे कैरेक्टर का ही तो इनपुट मांगते हैं, ठीक है। गेट ch में भी ऐसे ही होता है और गेट कैर में भी ऐसा होता है। अगर गेट ch के इनपुट को हम किसी वेरिएबल में असाइन करें तो हम उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, बट हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा है C++ में। सी में आप लोग क्योंकि उसको पढ़ के आ चुके हो इसीलिए, ठीक है। बट गेट कैर के केस में कि कैरेक्टर का इनपुट लिया, अब ये काम बहुत जल्दी होगा, ऐसे नहीं होगा आपसे एक कैरेक्टर का इनपुट लेगा फिर रुक जाएगा कंसोल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप पूरे की स्ट्रिंग, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग डाल दीजिए और वो ऑटोमेटिकली पुट कैरेक्टर के थ्रू क्या होता जाएगा, 1 बाय 1 कैरेक्टर करके राइट होता जाएगा। लेकिन मैं कब तक कैरेक्टर डालती जाऊं, इसकी लिमिटेशन मैंने बताई है कि जब सी में यहाँ पर 48 हो जाए, ठीक है, तो 48 हो जाए या फिर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो तब तक का ही डेटा, यानी कि उसके पहले तक का ही डेटा क्या हो, राइट। बाद का डेटा कोई मतलब का नहीं है। मैंने 0 इनपुट कर दिया और यहाँ पर अगर मैं और भी कुछ डेटा डालूं तो उसका कोई भी यूज ना रहे, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या कर दिया, यहीं तक का इनपुट लिया जाएगा, मतलब 0 जैसे ही करूंगी इनपुट तो सिंपल ये पर्टिकुलर जो लूप है यहाँ पर देखें 0 के केस में यहाँ पे चेक होगा कि अगर 48 है या फिर बैकस्लैश n यानी कि नेक्स्ट लाइन है तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। किस केस में, वो मैंने अभी आपको 2 केसेस समझा दिए, आप कोई और केस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेन केस यहाँ पर ये रहेगा और ये 0 वाला, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम फाइल को क्लोज कर दें तो सिंपल आउटपुट मीडियम के लिए यानी कि राइटिंग मोड के लिए ये हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब राइट मोड में यानी कि हमने फाइल में डेटा राइट तो कर दिया है अब इसके बाद अगर हम फाइल में से डेटा को रीड करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम में मैंने आपको गेट कैर का यूज भी बताया, प्लस इसी फाइल को वापस से मैं रीडिंग मोड के लिए भी ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम 2 काम सीख रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस का इनपुट लिया, किसके थ्रू, गेट कैर के थ्रू, एक एक कैरेक्टर हम राइट करके आ गए फाइल में, फाइल को क्लोज भी कर दिया, क्योंकि अगर क्लोज ना करें तो इनपुट मीडियम के लिए ये फाइल जो है, यानी कि जब हम फाइल को रीडिंग मोड के लिए ओपन करेंगे तो फाइल जो है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाएगी, डेटा रीड नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले जिस मोड में आप काम कर रहे हैं, अगर आपका वर्क कंप्लीट हो गया है तो मेक श्योर कि आप पहले फाइल को क्लोज कर दें, ठीक है। कई बार आप ये क्लोजिंग का स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो भी क्या होता है, और अगर आपने रीडिंग मोड के लिए फाइल को ओपन कर दिया तो आपको आउटपुट या तो विजिबल ही नहीं होगा या फिर प्रोग्राम का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। ब्लैंक आपको स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करता हुआ विजिबल हो जाएगा, मतलब फाइल प्रॉपर्ली ओपन ही नहीं हुई है। तो यहाँ तो चेक करवा दें कि आपके पास में फाइल ओपन हुई है या नहीं रीडिंग मोड के लिए, ठीक है। इससे बेटर एक बार आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट डेफिनेटली लिखें, ठीक है। तो फाइल तो हो जाएगी क्लोज, कौन सी फाइल, जो आउटपुट मीडियम के लिए ओपन हुई थी यानी कि राइटिंग मोड के लिए ओपन हुई थी। अब देन अगर हम बात करें, अब इसी प्रोग्राम में हमने राइटिंग का काम तो कर लिया, अब रीडिंग का काम भी कर लेते हैं, यानी कि जो डेटा राइट हुआ है उसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो रीडिंग मोड का काम तो हम ऑलरेडी एक बार तो देख चुके ही हैं, ठीक है। तो मतलब IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रीड करना है तो IF स्ट्रीम ही एक क्लास है हमारे पास में, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और वापस से इसी फाइल को एज अ पाथ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। मतलब फाइल की लोकेशन भी है और फाइल का नाम भी है, ठीक है। इन केस नाम आप गलत लिख दें, एक कैरेक्टर कोई मिसिंग हो जाए तो उस केस में पहले चेक करवा ले यहाँ पे कि फाइल ओपन हुई है या नहीं, ठीक है।
मतलब कैसे चेक करवाया था हमने वो एक बार मैं बता देती हूँ वापस से। आप इस तरीके से चेक करवाते हैं कि एम जो है वो अगर आपके पास में इनवैलिड नेम है तो आप क्या करें, इस केस में यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन कर दें, और अगर वैलिड तरीका है तो आप यहाँ पे एल्स पार्ट में उसको लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप काम कर सकते हो। अब इस केस में फाइल तो बनी हुई है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फाइल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन नेम अगर हमने गलत लिख दिया तो ये भी तो पॉइंट हो सकता है। तो उस केस में आप इसको इस तरीके से चेक जरूर करवा दें। ठीक है, तो मैंने देखे यहाँ पे इसको चेक करवा के, और अगर राइट रीडिंग मोड के लिए प्रॉपर्ली ओपन हो चुकी है फाइल, तब तो डेटा क्या हो जाएगा, इस तरीके से लूप चला के हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लूप चलाया है कब तक, एंड ऑफ फाइल तक, और एक एक कैरेक्टर गेट करेंगे फाइल का। कौन सी फाइल का, एफ फाइल 55, ये एफ आई थिंक F55 है फाइल का नाम। ठीक है, तो इस फाइल में से डेटा क्या होता जाएगा, रीड होता जाएगा। और सॉरी, इस फाइल में से डेटा क्या होगा, सिंपल, हाँ रीडिंग का काम ही कर रहे हैं तो रीड होता जाएगा। और रीड होने के बाद सिंपल जो कंसोल है उस पर एक एक कैरेक्टर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कंसोल पर आपको पूरा डेटा राइट, रीडिंग तो एक एक कैरेक्टर का ही होगा, लेकिन जब आप आउटपुट देखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि अगर फाइल प्रॉपर्ली आपने पाथ सही दिया है, नाम सही दिया है, लेकिन जैसे मैंने अभी यहाँ पे फाइल लिख दिया था, तो उस केस में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर आपको चेक करवा दें, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं कि इनवैलिड फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल इनवैलिड पाथ और फाइल नेम। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा, मैसेज आ जाएगा। कब, अगर आप यहाँ पर फाइल का नेम कुछ गड़बड़ दे देंगे या पाथ गड़बड़ देंगे, लेकिन अगर सब प्रॉपर है तो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो जाएगी रीडिंग मोड के लिए, और आप फाइल में से डेटा को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और कंसोल पर भी डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, जब मैंने रीड कर लिया तो ये काम मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी थी। कब तक लूप चलेगा, एंड ऑफ फाइल तक, यानी कि जब तक कि फाइल में एंड ऑफ कैरेक्टर नहीं आ जाएगा तब तक वन बाय वन कैरेक्टर करके रीड होता जाएगा। ठीक है, एक एक कैरेक्टर रीड होगा और साथ में कंसोल पर भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और इसी के साथ रीड करने के साथ ही मैंने वापस से फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्लोज करना आप हैबिट में रखें, अदरवाइज कई बार इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर आप क्लोज स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन जब हम राइटिंग वाला काम करें और उसके बाद रीडिंग वाला काम करें या वाइस वर्सा, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली आप क्लोज तो जरूर ही करें फाइल को। तो इस केस में जो आपका F55 नाम की फाइल थी उसमें डेटा था अजमेर राजस्थान राइट हुआ था, और जब हम रीड करेंगे तो वापस से हमें यही डेटा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग का साथ हमने यहाँ पे काम किया, पहले राइट किया देन उसी को ही रीड कर लिया। ठीक है, और राइटिंग के लिए हमने इनपुट भी इस बार कंसोल से लिया था। ठीक है, यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, हम फाइल का डेटा क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, मेंशन किया है मैंने जो कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड राइटिंग डेटा इनटू मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, तो एक फाइल में से डेटा को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और मल्टीपल फाइल में राइट कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपका क्यूब बैंक जो है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। उसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है कि आपको एक फाइल का डेटा रीड करना है। ठीक है, और उसमें जो अपर केस के अल्फाबेट हैं उसको एक फाइल में राइट करके आओ, लोअर केस के अल्फाबेट को दूसरी फाइल में राइट करना है, और जो डिजिट्स है उसको तीसरी फाइल में राइट करना है। तो वैसा ही कुछ काम मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तो बेसिकली आपकी क्यू बैंक का ये क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखें, मल्टीपल फाइल में राइट करना है लेकिन रीडिंग तो एक ही बार कर रहे हैं। तो देखें इस केस में मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं मान के चल रही हूँ कि जो फाइल है उसमें क्या डेटा लिखा हुआ है, उसमें डेटा जो लिखा हुआ है वो है अजमेर आर और 1 2 3। ठीक है, ये डेटा उस फाइल में क्या हुआ है, राइट किया हुआ है।
अब इसके बाद हमें इसी पर्टिकुलर फाइल के, कौन सी फाइल, यहाँ पर F56 नाम की फाइल है, इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, और रीड करने के बाद हम सिंपल इन दो फाइल्स में क्या कर रहे हैं, राइट करवा रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार कैसे काम होगा। एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, रीडिंग मोड में ओपन किया है फाइल को। कौन सी फाइल को, पाथ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और आई नाम से ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा और फाइल भी ओपन हो जाएगी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसीलिए मैंने सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करवाई है कि ऐसा तो नहीं हमने नाम और पाथ ही गड़बड़ दे दिया, तो उस केस में मैसेज आ जाएगा, तो फिर हम आगे काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फाइल हमने क्रिएट भी कर रखी है, डेटा भी है, तो अब हम क्या करते हैं, उसमें से अलग अलग जो कंटेंट है उसको अलग अलग फाइल्स में क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो देखें इस केस में अब इसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन इस फाइल पे हम रीडिंग मोड के लिए तो ओपन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस से मैंने देखे इसी फाइल को राइटिंग मोड के लिए ओपन नहीं किया, तो अब मुझे इसको क्लोज ना भी करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम फाइल पे वर्क करते हैं तो एक बार क्लोज करके ही फिर आप सेम फाइल को वापस से ओपन करें। ठीक है, तो मैं इस केस में इस पर्टिकुलर फाइल पे तो एक ही बार वर्क कर रही हूँ रीडिंग के लिए, दोबारा राइटिंग के लिए मैंने ये फाइल यूज की ही नहीं है, तो मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर यही फाइल वापस से आप यूज करते तो उस केस में क्या होता, पहले फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है, लेकिन उस केस में क्या होता, अगर आप यही फाइल वापस से राइटिंग मोड के लिए भी ओपन कर लेते तो फिर पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसमें आपके पास में फाइल का थोड़ा सा गड़बड़ आपको आउटपुट विजिबल होता कि फाइल में से रीड करते जा रहे हैं और उसको ओवरराइट भी करते जा रहे हैं। तो इससे बेटर आप रीड तो उसी फाइल में से करें और राइट अलग अलग फाइल्स में कर दें। तो मैंने देखे F1 और F2 दो अलग अलग फाइल्स का यहाँ पे नेम दे दिया, तो इस पाथ पर F1 और F2 दो अलग अलग फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने अभी आपको समझाया था कि फोल्डर कहाँ बनाना है, तो सी ड्राइव में टर्बो C++ नाम का फोल्डर रहेगा, उसमें डिस्क नाम का फोल्डर रहेगा। ठीक है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया कभी पाथ में, वो इंक्लूड करना ही नहीं होता आपको सिर्फ ये लिखना होता है। ठीक है, प्लस प्रोग्राम के आपको आउटपुट डायरेक्टरी में भी यही लिखना होता है, सी ड्राइव में टर्बो C3 और वहां जो आपने फोल्डर बना रखा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर एल्स पार्ट में हम गए, अगर फाइल प्रॉपरली ओपन हो चुकी है रीडिंग मोड के लिए, F56 नाम की, डेटा उस फाइल का ये है। ठीक है, तो अब देखें क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कैरेक्टर को रीड करवा रहे हैं हम। ठीक है, अब मैंने देखे यहाँ पर गेट जो सिंपल फंक्शन है उसको लूप के अंदर यूज किया है, नया तरीका एक और आ गया हमारे पास में। ठीक है, जरूरी नहीं आप ये तरीका यूज करें, जो हमने अभी तक मैंने आपको काम समझाया उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप लूप में क्या करें, इस पर्टिकुलर कंटेंट को रख दें, तरीके से इनफाइनाइट लूप वाला ही काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना जरूरी है, इसलिए मैंने देखें लूप के अंदर चेक करवाया है कि कहीं एंड ऑफ फाइल तक तो नहीं पहुंच गए। ठीक है, तो उसको चेक करें कैसे, और अदरवाइज इसमें आपको कंफ्यूजन आती है, कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मन लिख के भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, फिर जो अभी हमने व्हाइल लूप में लिखा उसको फिर आपको मतलब जो लिखा था व्हाइल की कंडीशंस में, वो आपको फिर कुछ इस तरीके से लूप के अंदर यूज करना होगा। ठीक है, तरीका है काम करने का, आप कोई भी तरीका यूज में लेकर आ सकते हो। ये इस तरीके से आप यहाँ पर इसको प्लेस कर दें और फिर आप अपना काम जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के केस में, ठीक है, ब्रेक वगैरह तो हम डेफिनेटली यूज कर लेंगे, पहले भी हमने यूज किया है, तो ये तो कुछ नया कंटेंट नहीं हुआ। नया क्या है एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर आपके पास में जो फाइल है, ठीक है, उसमें अपर केस की अल्फाबेट है, तो मैंने उसको ओ ऑब्जेक्ट के साथ में जो फाइल बाइंड हुई थी उसमें मैंने पुट करवा दिया। ठीक है, अब ओ ऑब्जेक्ट के साथ में कौन सी फाइल बाइंड हुई थी देख लेते हैं एक बार। ये देखें, ओ ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था वो राइटिंग मोड के लिए फाइल होती है हमारे पास में, यानी कि ओ एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट था ओ। ठीक है, और इसमें F1 नाम की जो हमारी फाइल थी वो बाइंड हुई थी राइटिंग मोड के लिए, तो इस फाइल में तो अपर केस के अल्फाबेट राइट हो रहे हैं, और F2 नाम की जो फाइल है, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होगी, एन ऑब्जेक्ट के साथ में, अगेन राइटिंग मोड के लिए ही। ठीक है,
तो इस फाइल में मैंने डिजिट्स को क्या किया है, राइट किया है। अगेन क्यू बैंक में भी ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। एग्जैक्टली ये तो नहीं, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अपर केस के अल्फाबेट राइट हो रहे हैं F1 फाइल में, और जो सिंपली डिजिट्स हैं वो राइट हो रही हैं हमारे पास में कहाँ पर, जो कि F2 नाम की फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू चलेगा। कब तक चलेगा? एंड ऑफ फाइल तक। जैसे ही एंड ऑफ फाइल हमें मिल जाएगा, मतलब सबसे पहले बिगनिंग पर होगा हमारे पास में फाइल पॉइंटर, देन ए कैरेक्टर राइट रीड होगा, ठीक है, सी में रीड हुआ, देन उसको चेक किया जाएगा। अब प्रिंट ना भी करवाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट करवाना इज ऑप्शनल, उसको स्किप कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैरेक्टर को चेक करवाएं किस रेंज में है, तो उसको राइट कर दें F1 नाम की फाइल में, एक दूसरी फाइल में। और अगर इस तरीके से यहाँ पर रीड होता जाएगा, देन इसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट नहीं होगी, एट ए टाइम एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। वापस से, क्योंकि इनफाइनाइट लूप है तो वापस से कंटिन्यू होगा, और देन इस केस में वापस से क्या राइट, अब क्या रीड होगा, जे, यानी कि गेट करने के बाद जो पर्टिकुलर कर्सर फाइल पॉइंटर है वो नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर पे स्विच हो जाता है, यानी कि जे कैरेक्टर अब क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, ठीक है। और रीड होने के बाद ऐसे ही वापस से ये सबसे पहले स्टेटमेंट, ये कंडीशन चेक होगी, अभी कंडीशन जो फॉल्स है, क्योंकि जे कभी भी किसके बराबर नहीं होता, ई ऑफ एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन चेक होगी, जे अपर केस को बिलोंग करता ही नहीं है, तो देन क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो अब ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरीके से वन बाय वन करके जब वन पर्टिकुलर कैरेक्टर को रीड किया जाएगा तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी, डेफिनेटली वन जो है वो दूसरी फाइल यानी कि F2 नाम की फाइल में राइट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या किया है, फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको एक नया तरीका ये बताया कि आप चाहें तो इसको इस तरीके से लूप में भी लिख सकते हैं। काम करने का तरीका है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है मैंने जो तरीका फॉलो किया है आप उसी को ही यूज करें, ठीक है। अगर कोई कैरेक्टर 0 यहाँ पे एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाएगा, तब उस केस में यहाँ पे हम कंडीशन देखें, यहाँ पे चेक करवाई है मैंने, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ही क्या होगा, सिंपल रीडिंग का काम होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो रीडिंग का काम है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो देखें, F56 नाम की जो फाइल थी उसमें ये डेटा था, लेकिन ये डेटा इसीलिए यहाँ पे विजिबल हुआ था क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल सी आउट स्टेटमेंट भी लिखा था, ठीक है। तो इसलिए प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो मुझे कंसोल पर भी मिल गया था, और सिंपल कहाँ पर मिला, फाइल में। अलग अलग फाइल्स में भी देखें अपर केस का डेटा राइट हुआ है, और अजमेर इंडिया में ए, अजमेर और 1 2 3 में ए और आर तो कैपिटल थे, और 1 2 3 क्या है, सिंपल डिजिट्स। हमने चेक करवाया तो इसलिए F2 का डेटा ये रहेगा, बट इनका डेटा आप फाइल में जाकर ही देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ तक रीडिंग और राइटिंग का सिंपल डेटा जो था वो हमने राइट और रीड का काम यहाँ तक ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रीडिंग और राइटिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ में करेंगे। सिंपल कंसेप्ट में हमने रीडिंग राइटिंग पढ़ ली, ठीक है। डिजिट्स को राइट करना, डिजिट्स को रीड करना, ये सारा हमने देख लिया। अपर केस के अल्फाबेट को राइट करना, रीड करना। बट अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि आपने स्ट्रक्चर के साथ इस कंसेप्ट को देखा था लास्ट ईयर, अब हम देखेंगे कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे किसी फाइल में राइट कर सकते हैं, उसको रीड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का ये पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, और बाकी कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, उसी के साथ फाइल हैंडलिंग ओवर हो जाएगी।